हाय एवरीवन। कल की जो वीडियो आई थी ना, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, तो उसमें मैंने तो पूरा वीडियो बना दिया था, बट जब मैंने वीडियो को गो थ्रू हुआ तो लास्ट का जो पार्ट है वो रह गया था। कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था, जिस कारण से जो लास्ट का पार्ट है ना वो वीडियो में आया ही नहीं। तो मुझे फिर से ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है जहाँ से रह गया था। तो पिछले वीडियो में पॉइंट नंबर 8 तक हमने कवर कर लिया था, मतलब अर्बनाइजेशन क्या होता है, उसमें कौन कौन से डेटा इंपॉर्टेंट थे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन, जो पॉइंट नंबर 8 ऑनवर्ड्स, बहुत छोटी सी वीडियो बनेगी ये। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट नंबर 8 जो है वो हमारा अर्बन डेवलपमेंट पे है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे कहता है। तो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक उन्होंने बोला है कि जो हमारा बिहार का अर्बनाइजेशन रेट है ना, वो 2011 सेंसस में 11.3% था, लेकिन अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो 2020-21 के डेटा के मुताबिक वो हो गया है 15.3%। इट मीन्स दैट कि हमारा अर्बनाइजेशन है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें नेशनल एवरेज की, तो नेशनल एवरेज से हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो बहुत कम है अभी फ़िलहाल। नेशनल एवरेज 31.16%, यानी कि अप्रॉक्स 31.2% हमारा है। तो उससे तो हमारा कम ही है, बिहार का जो अर्बनाइजेशन लेवल है वो कम ही है। लेकिन 2011 से तुलना करें तो हम डेफिनेटली अर्बनाइज्ड हुए हैं, यानी कि जो शहरी क्षेत्र है ना, उसमें जो बेसिक कम्युनिटीज़ होते हैं, जैसे सीवरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एंड ऑल द थिंग्स अबाउट अर्बन सेंटर्स हो गए, तो उसमें इम्प्रूव किया है बिहार। तो एक पॉजिटिव साइन है ये कि कुछ हद तक इनके हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहे हैं शहरों में, और उस कारण से डेवलपमेंट भी स्प्रेड हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर ये रेट बढ़ा है, तो बिहार के कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो कि टॉप है हमारे अर्बनाइज्ड, बहुत ज़्यादा वो अर्बनाइज्ड है। तो उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारा आता है पटना, मुंगेर और नालंदा। वो है पटना, मुंगेर और नालंदा। तो ये डेटा आपको याद रखना होगा। देखिए, अगर पटना की बात करें तो 44.3% जो है उसका अर्बनाइजेशन रेट है, और अगर हम मुंगेर की बात करें 28.3%, एंड अगर नालंदा की बात करें तो 26.2% जो है वो अर्बनाइजेशन का लेवल है। ये डेटा आपको याद रखना होगा। एक पैटर्न को अगर फिर आप देखें ना, तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हमारा साउथ बिहार में आते हैं। यानी कि साउथ बिहार, चाहे वो पर कैपिटा इनकम की बात हो, या इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो, या हमारा अर्बनाइजेशन की बात हो, साउथ बिहार वो लीड कर रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों साउथ बिहार कंपेरेटिवली नॉर्थ बिहार के बहुत आगे बढ़ रहा है, या बिहार के जीएसडीपी में उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये डेटा हो गया हमारा अर्बनाइजेशन के बारे में, कि अर्बन डेवलपमेंट के बारे में। इसी तरीके से अलग से बहुत सारे इनिशिएटिव स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। जैसे कि अगर हम बात करें तो शहरों में एलईडी लाइट्स वगैरह हो गए, पॉल्स वगैरह में, या फिर शहरी पक्की नली गली जो योजना है, कि सीवरेज पाइप वगैरह हो गया, सीवरेज सिस्टम हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट ब्यूटिफिकेशन हो गया, उसके लिए अलग अलग चीज़ें कर रही है गवर्नमेंट। फिर अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हृदय स्कीम है, उसके तहत गया को जोड़ा गया है। कैसे हम ब्यूटिफिकेशन करेंगे, उसमें एक हमारा हेरिटेज सिटी कैसे बनाएंगे, तो ये सब हमारा इसमें आता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट थे हमारे अर्बन डेवलपमेंट के बारे में। इसके बाद जो मेन पॉइंट आता है वो हमारा बैंकिंग सेक्टर का आता है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो हमारा क्या होता है ना, कि कमर्शियल बैंक होता है एंड नॉन कमर्शियल बैंक होता है। तो अगर इस इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो बिहार में प्रीडोमिनेंटली हमारा जो बैंक है ना, वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। कह रहा है कि बिहार में पब्लिक सेक्टर बैंक डोमिनेट करता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि बिहार का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है। तो बिहार का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर। बहुत सारे लोग जो है, मैक्सिमम लोग वो खेती से जुड़े हुए हैं। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में कौन से बैंक डोमिनेट करते हैं, तो वो है पब्लिक सेक्टर बैंक। और भी हैं लेकिन डोमिनेट ये करते हैं। इसी से कुछ डेटा इन्होंने दिया है कि अगर हम बात करें क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कि क्या रहा है पिछले साल और 2020-21 का डेटा, तो वो कहते हैं कि 36.1% रहा है हमारा 2019-20 में, और 20-21 की बात करें तो वो है हमारा 41.2%। ये क्या होता है? ये हमारा इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स डेट क्रेडिट, यानी कि जो बैंक हैं जो लोगों को लोन दे रहे हैं ना, उसका संख्या बढ़ा है। इट मीन्स डेट कि लोन डिसबर्सल ज़्यादा हुआ है। अब लोन डिसबर्सल हुआ है तो कोई ना कोई लिया होगा, तो ये वो जो पैसा लिया है तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट किया होगा या स्पेंड किया होगा। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हो गया या कमर्शियल एक्टिविटी, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रहा है। तो ये क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अगर बढ़ना, ये हमको बताता है
कि बिहार का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो थोड़ा बढ़ रहा है। सो इट्स ए गुड साइन फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द बिहार, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें किसान क्रेडिट कार्ड की, तो ये हम सबको पता है, आपको भी पता है कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी एग्रीकल्चर इनपुट खरीदना होता है ना, तो इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके बहुत ही लो इंटरेस्ट पे उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो गवर्नमेंट ने उस दौरान भी 2.51 लाख नया किसान क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है 2020-21 में। तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कमेंट में आप ये ज़रूर बताइए कि केसीसी कब लॉन्च हुआ था। फिर अगर हम बात करें एनपीए ऑफ ऑल बैंक्स के बारे में बताता है कि एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा अमाउंट ऑफ लोन जो बैंक डिलीवर करता है किसी को, तो वो लोन अगर रिकवर नहीं कर पाया या इवन उसका इंटरेस्ट भी बैंक को नहीं मिल पाया ना, तो वो बैड लोन हो जाता है। अब वो बैड लोन हो जाता है यानी कि रिटर्न नहीं मिल रहा है। जो सरकार जो एक तरह से वो बैंक के लिए एसेट होता है। लोन अगर कोई बैंक देता है ना, तो वो एसेट होता है क्योंकि उससे रिटर्न मिलता है उसको, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लेकिन अगर प्रिंसिपल भी नहीं आ रहा है और इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, तो फिर वो हो जाता है हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशंस वगैरह होते हैं कि सब स्टैंडर्ड एसेट्स हो गए, फिर लॉस्ट एसेट्स हो गए, और फिर उसमें 90 डेज़ के अंदर नहीं हुए, 120 डेज़ के अंदर, 1 साल के अंदर। तो वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये हमारा होता है एनपीए के बारे में। इसको सुधारने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं, गवर्नमेंट ने लिया है। जैसे कि डीआरटी मैकेनिज्म हो गया, फिर एआरसी हो गया, एसेट रिकस्टेंशन कंपनी हो गया, फिर ट्रिब्यूनल्स वगैरह इसमें इस्टेब्लिशमेंट किया गया कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को निपटारा किया जाए कंपनी एक्ट के तहत। या फिर कंपनी एक्ट तो उसमें अलग है, इसमें अगर कुछ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गए, उसमें कैसे चीज़ों को हमें करना है और जो काफ़ी ज़्यादा बर्डन नहीं हो जाए कोर्ट पे, इसलिए ट्रिब्यूनल का गठन वगैरह हुआ है। तो ये हमारा एनपीएस के बारे में होता है। तो ये एनपीएस की है। तो फिर इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो हमारा एनपीए है ना बिहार में, वो एज ए होल डिक्लाइन किया गया है। यानी कि जो बिहार में बैंक है ना, उनमें जो एनपीए पहले था उसके कंपेरिजन में डिक्लाइन हुआ है, यानी कि बहुत हद तक वो पैसे को रिकवर कर पाए। सो इट्स ए गुड साइन फॉर द बैंकिंग सेक्टर इन द बिहार। सो एनपीए ऑफ ऑल बैंक्स डिक्लाइन टू 11.8%। ये मार्च 2021 तक का डेटा है कि एनपीए जो है वो डिक्लाइन कर गया 11.8% तक। पिछले साल तक 14 पॉइंट समथिंग परसेंट था। सो इट्स ए गुड साइन। इसके बाद अगर हम बात करें कि एनुअल क्रेडिट प्लान, यानी कि एक साल पर्टिकुलर साल में जो पूरे बैंक है ना, उनको कितना क्रेडिट देने का प्लान रखा गया है, वो कितना वो लोन डिसबर्सल करेंगे, तो वो जो है वो हमारा 1,54,500 करोड़, ये आपको 2020-21 के डेटा में इतना किया गया। और ये जो है वो 2019-20 के डेटा के मुताबिक 6.6% इंक्रीज हुआ है। तो ये हमारा पूरा होगा किसके बारे में, एक बैंकिंग सेक्टर के बारे में एक ओवरव्यू हुआ कि बिहार में आखिर इसकी पोजीशन क्या है बैंकिंग सिस्टम्स को लेके। फिर अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल सेक्टर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है। क्योंकि देखिए जो हमारा बिहार है ना, उसमें हमको पता है कि 46% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है चाइल्ड, वो बच्चा है। तो डेफिनेटली वो कुछ सालों के बाद वो एडल्ट आएगा, प्रोडक्टिव एज में आएगा। तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो यहीं पे आता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट सोशल सेक्टर्स की। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता है, इसी से जुड़ा हुआ एक चीज़ होता है हमारा HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो वो इंडेक्स बेसिकली 3 पैरामीटर पे जज करता है कि किसी भी स्टेट का, फिलहाल वो तो कंट्री लेवल पे होता है, लेकिन अब स्टेट लेवल पे भी करने लगे हैं, इंडिया लेवल पे इंडियन गवर्नमेंट जो करती है। तो इसमें क्या होता है कि 3 फैक्टर्स को हम ध्यान रखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, फिर एजुकेशन क्या है, और फिर उसका इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। इन 3 बेसिस पे हम HDI इंडेक्स निकालते हैं, जो कि बताता है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कैसा है, किस ओर जा रहा है। अगर बहुत ही अच्छा मार्क्स HDI इंडेक्स में बहुत अपर रैंक होता है, इट मीन्स दैट आवर ह्यूमन रिसोर्स इज मोर स्किल्ड, मोर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मोर एजुकेटेड। तो इसमें वही कर रहा है कि 44% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना, वो हम कर रहे हैं सोशल सर्विसेज पे कर रहे हैं, राइट। अब इनमें से भी अगर हम बात करें तो एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है। मतलब 44% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि मान लीजिए सरकार का टारगेट है कि 2020-21 में वो 100 रुपये खर्च करेगी, तो 100 रुपये में से 44 रुपये जो है ना वो सोशल सर्विसेज पे खर्च करेगी। बाकी जो है वो उनका अलग अलग एक्सपेंडिचर है, जो हमने देखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल में क्या होता है, कहीं वो एसेट क्रिएट करेंगे जो बाद में रिटर्न देगा। रेवेन्यू में क्या है, सैलरी पार्ट हो गया, पेंशन पार्ट हो गया, डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, उन सब पे जाएगा वो।
तो उनमें से 44 वही 44 रुपये जो है ना 100 में वो जाएगा इनमें, और इनमें से प्रायोरिटी दिया गया एजुकेशन और हेल्थ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है कि इंपॉर्टेंट डेटा हमारा IMR के बारे में कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। तो बिहार में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना वो 29 डेथ है पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि हर 100,000 जीवित बच्चों में 29 बच्चे की मौत हो जाती है। ये हमारा है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और अगर इंडिया की बात करें तो वह 30, यानी कि इंडिया लेवल से एक कम है। ज़्यादा तो अच्छा नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि नेशनल एवरेज से कम है। इट मीन्स ठीक है, लेकिन इसको हमको और कम करना है। इसके लिए बहुत सारे पॉलिसी है, स्कीम हो गए जो गवर्नमेंट लेती है इनिशिएटिव, वो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बच्चों के लिए कौन सा स्टेप लिया गया है। इसके बाद अगर इसमें कहा गया है कि जो ड्रॉप आउट रेट है ना, जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो ड्रॉप आउट रेट क्या है। तो वो ड्रॉप आउट रेट भी घटा है, यानी कि हम जो बच्चे स्कूल आते हैं ना वो बहुत हद तक कंटिन्यू कर जाते हैं अपर लेवल तक, यानी कि वो स्कूल छोड़ते नहीं हैं। तो वही कह रहा है कि ड्रॉप आउट रेट वो डिक्रीज हुआ है 2012-13 से 2019-20 के बीच में। अगर हम बात करें प्राइमरी का तो 9% से घटा है ड्रॉप आउट रेट, और अपर प्राइमरी में 7.9% से वो घटा है। ये हो गया। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आता है डिपेंडेंसी रेशियो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? डिपेंडेंसी का रेशियो, यानी कि वैसी पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट हैं उन लोगों पे जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। तो हमारे पूरे लाइफ टेन्योर में हमने क्लासीफाई किया है 3 चीज़ों पे। 0 से 14 साल के बच्चे होते हैं और 59 साल से ऊपर के, ये लोग अनप्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि ये डिपेंडेंट है उन लोगों पे 15 से 59-60 वाले जो लोग हैं ना, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव एज। तो इन पे वो डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये डिपेंडेंसी रेशियो अगर जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा GSDP में वो अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो प्रोडक्टिव एज के जो बंदे लोग हैं ना, जो भी कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनका बहुत हद तक पैसा चला जा रहा है इनके सर्वाइवल के लिए, यानी कि 0 से 14 साल और 59 से ऊपर वाले साल तक। तो डिपेंडेंसी रेशियो जितना कम होगा ना उतना GSDP हमारा हाई जाने का चांस होता है, क्योंकि डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा होगा यानी कि हमारे पास सेविंग कम होगा, क्योंकि जो पैसा आ रहा है उसको बेसिक नीड में ही चला जा रहा है। तो सेविंग नहीं होगा तो उसको हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्ट नहीं होगा तो हमारा ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, तो हर गवर्नमेंट ट्राई करती है कि हमारा डिपेंडेंसी रेशियो मिनिमम हो, बहुत कम से कम हो, एटलीस्ट 50 से कम तो हो ही। तो नेशनल के अगर हम नेशनल एवरेज की बात करें तो डिपेंडेंसी रेशियो हमारा 46.4% है, लेकिन बिहार में 62% है, यानी कि यहाँ ज़्यादातर लोग डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। ठीक है ना, यानी कि लोग जो प्रोडक्टिव हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनकी संख्या कम है और लेकिन उन पे भार ज़्यादा है। तो ये डिपेंडेंसी रेशियो का सीन यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो ये डिपेंडेंसी रेशियो का डेटा आप थोड़ा याद रखिएगा कि बिहार में डिपेंडेंसी रेशियो 62% है, लेकिन नेशनल में 46.4% है। ठीक है, इसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट की बात आती है कि इसमें क्या हो रहा है। तो अभी मैंने बताया था कि 46% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार वो चाइल्ड है। तो वो जब चाइल्ड है तो इसका केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी अगर उसको हम सही से एजुकेशन नहीं दिए तो ये जब आगे जब बड़ा होंगे ना तो ये फिर प्रोडक्टिव एज में आ जाएंगे, यानी कि 14 से लेकर 59 साल के बीच में आएंगे। लेकिन चूंकि इनके पास लिटरेसी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्किल्ड नहीं है वो, तो ये बर्डन हो जाएंगे डिस्पाइट ऑफ दी प्रोडक्टिव रेंज, यानी कि प्रोडक्टिव एज ग्रुप में होने के बावजूद ये हो जाएंगे डिपेंडेंट, जो कि हमारा एक लायबिलिटी हो जाएगा, एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स जो कि स्टेट के लिए एक लायबिलिटी बन गया है, वो एसेट नहीं है, वो भार बन गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनके लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर डेटा कहता है इकोनॉमिक सर्वे का कि 2013-14 से लेकर 2019-20 5 सालों में ऑन एन एवरेज 22.7% जो है वो हमने खर्च किया है एज चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा याद रखिएगा, 22.7% एनुअली इन 5-6 सालों में खर्च किया गया है चाइल्ड डेवलपमेंट पे। अब वो एजुकेशन हो गया, वो उनका न्यूट्रिशन का डेवलपमेंट हो गया, उनका मेंटल बीइंग हो गया, या फिर उनका जो एक ओवरऑल एक इम्यूनाइजेशन होता है, कैसे उनके हेल्थ को बचाना है, टीकाकरण हो गया, बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं। ठीक है, अगर गर्ल्स की बात करें तो पुबर्टीज़ वगैरह में सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह हो गए हेल्थ नाइजिन के लिए। इंद्रधनुष जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है उसके तहत हम कैसे इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं उनको,
ये सब स्टेप लिया गया। फिर अगर हम बात करें OOSC यानी कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, कितने बच्चे जो हैं उसको आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन थे, उनका संख्या क्या है, क्या उन पे इम्पैक्ट आया है। तो ये कह रहा है कि ये डिक्लाइन हुआ है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, यानी कि जो बाहर जो बच्चे थे ना स्कूल के बाहर, कितनों को हम अंदर ला पाए हैं। तो ये वही बोल रहे हैं कि 1.44 लाख जो बच्चे थे ना पहले स्कूल सिस्टम के बाहर थे, लेकिन अब वो घट के कम हो गया है 1.12 लाख, यानी कि बहुत सारे बच्चों को हम स्कूल में ला पाए हैं, उनको पढ़ाने के लिए हम मोटिवेट कर पाए हैं, या जिस भी तरीके से जो भी एफर्ट लिया गया ना वो स्कूल सिस्टम में आ गए हैं पढ़ाई के लिए। तो ये गुड साइन है हमारा, ठीक है। इसके बाद लास्ट आता है कि इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट के लिए हमारा जो सर्वे है वो क्या कहता है। तो इन्वायरमेंट एंड अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो ऑलरेडी हमें पता है कि इन्वायरमेंट एंड जो बिहार का है वो क्या है। बिहार का जो मेन हमारा वेजिटेशन कवर है वो डेसिडियस फॉरेस्ट है। साउदर्न बिहार में अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। और अपर अगर बेल्ट की बात करें, फिर जियोग्राफी डिवीजन आप देखना और वेजिटेशन बिहार का वीडियो से मैंने बताया है। तो जो अपर पार्ट है ना बिहार का, नॉर्थ बिहार का, और वहाँ पे हमारा मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। तो ओवरऑल वेजिटेशन कवर बहुत कम है। डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट हमारा वेस्टर्न चंपारण में है, और कैमूर में ओपन फॉरेस्ट ज़्यादा है, ये सब है, लेकिन ओवरऑल भी कैमूर में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो इसमें कहता है कि इसमें आखिर हमारा सिचुएशन क्या है। तो इनके मुताबिक ये कहते हैं कि टोटल जो रेनफॉल 2020 में है ना वो 1385 mm का हुआ है, 1385 mm। इतना रेनफॉल 2020-21 में हुआ है बिहार को। और इन्होंने बोला है कि एक इंद्रवज्र नाम का उन्होंने ऐप निकाला है, इंद्रवज्र, जो कि बिजली कहीं कड़केगा ना तो बिजली से कड़कने के कारण बिहार में बहुत लोगों की मौत हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब मैंने पढ़ाया था रेनफॉल कैसे होता है तो मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट बिहार में नॉर्वेस्टर होता है जो बे ऑफ बंगाल के इफेक्ट से होता है। तो बहुत ज़्यादा लाइटनिंग वगैरह होता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, तो वहाँ पे लोगों की मौत हो जाती है। प्लस वो ट्रैवर्स करके जब ईस्ट पार्ट में बढ़ता है, वेस्ट पार्ट में बढ़ता है, तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग वगैरह थंडरस्टॉर्म से लोग मर जाते हैं। तो एज ए होल पूरे बिहार में इसको बचाने के लिए हमारा लॉस ऑफ लाइफ को इंद्रवज्र नाम का एक ऐप लाया गया है जो कि आपको बताएगा कि कहाँ पे हमारा स्ट्राइक होने वाला है बिजली। तो 20 किलोमीटर के एरिया में अगर बिजली गिरने वाला है कहीं भी तो वो 40 मिनट पहले आपको वो वार्निंग दे देगा। ये मैंने खुद भी डाउनलोड किया है, आप भी कर सकते हैं। तो ये इंद्रवज्र हो गया। फिर उन्होंने बोला है कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो हमारा एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है गवर्नमेंट का कि ट्री कवर एंड फॉरेस्ट जो ग्रीन लस्टर है वो बढ़ाना है, उसके तहत 3.92 करोड़ सैपलिंग्स है ना वो मतलब प्लांट किया गया है पूरे बिहार में 3.92 करोड़। तो ये एक बेसिक डेटा था हमारा इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट के बारे में। और भी कई इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ले रही है इन्वायरमेंट को लेके, तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन डेटा जो हमारा है वो बेसिकली यही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ऐसे आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। जो रेस्ट पार्ट हमारा 8 नंबर से रह गया था, तो पिछला वीडियो और ये वीडियो देखिएगा पूरा एज ए होल कंबाइन करके, और नोट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में डाल दिया है, तो वहाँ पे देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। कुछ नहीं होगा क्लियर हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा उसमें कमेंट करने का। एंड वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, सो आई होप कि आप लाइक ज़रूर करेंगे इसे और शेयर भी करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।